Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. First of all, a very happy new year to all of you. आप सभी जिस भी एग्ज़ाम के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरे मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे इस साल आपको डेफिनेटली अपनी ड्रीम जॉब मिले। ये मैं आशा करूँगी इस न्यू ईयर में आपकी जितनी भी मेहनत है उसका फल आपको ज़रूर मिले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन को। ऑलरेडी मेंस की सीरीज़ आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हो रही होगी। मेंस में ऑलरेडी जितने पेपर्स अभी तक हुए हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। टेक्स्ट बुक का जो आपका मॉक टेस्ट 1 था उसे हमने डिस्कस किया मेंस का। अब हम अपना सेकंड मॉक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या सीखना है आपको? एग्ज़ाम अप्रोच सीखनी है, थोड़ा सा जो माइंडसेट है उसे बदलना है। एक ये चीज़ आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है कि प्रीलिम्स में 25 सवाल पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ पे बस 5 सवाल बढ़ रहे हैं, और वो जो 5 सवाल आपके बढ़ भी रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग और इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी पता है ऑलरेडी, सिटिंग अरेंजमेंट या फिर किसी भी लैंग्वेज वाले आपके चैप्टर में आ जाता है। तो मेंस को ऐसे नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसमें। आपको प्री में जितना टाइम लगता है टारगेट करना है, उतने ही टाइम में आपको अपना मेंस का पेपर ख़त्म करना है। 12 से 15 मिनट, मैक्सिमम 17 मिनट तक में आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप अपना जो बोलते हैं समय जो बच रहा है उसे मैथ्स में यूज़ कर। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो। इसलिए रीजनिंग को बस ये सोचना है 5 सवाल बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, बस उन्हें फटाफट करना है, क्योंकि वो बस लैंग्वेज और इनइक्वालिटी आपको पता है 5 सेकंड में होता है उसका। ठीक है, तो इसे ये नहीं सोचना लेंथी ज़्यादा जाएगा ये, क्योंकि नहीं जाता। ऑलरेडी आई रियली एक्सपेक्ट कि आपने जो प्रीवियस ईयर मेंस के पेपर हैं वो सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर आपकी इंपॉर्टेंट है, हमारे पढ़ाने का ऑर्डर भी क्या होता है, बिल्कुल हम यहाँ पे टाइप वाइज और चैप्टर वाइज ही पढ़ाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर कोई किताब खरीदना चाहते हैं, आप डेफिनेटली एसएससी रीजनिंग की किरण को खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिल जाएंगी। और पिछले काफ़ी साल तक, लास्ट मतलब आपको यहाँ पे 7, 8, 10 साल तक के पेपर मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तैयार हो बिल्कुल पेन पेपर किए साथ, ये मेरी आपसे उम्मीद है, आशा है। नहीं हो तो ले आओ फटाफट से। देखो फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और जल्दी जल्दी से सॉल्व। ठीक है, देखो उसने बोला है विच 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज। कौन से 2 नंबर को हम इंटरचेंज करें कि हमारी इक्वेशन सही हो जाए? तो सबसे पहली चीज़ एलिमिनेशन के थ्रू जाएंगे। एलिमिनेशन के थ्रू जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड वाले साथ जो नंबर हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं या नहीं। तो अगर आप यहाँ देखोगे फर्स्ट में 8 और 9 उसने बदला है, बदल दो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी आपका डिवीजन के साथ नहीं है। 7 और 3 को अगर बदलेगा तो आपको पता है 6/3 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल 7 और 3 को बदलेगा तो 6/7 हो जाएगा। वैल्यू पॉइंट में मिल जाएगी, साथ में मल्टीप्लाई भी नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, सी देखो 6 और 9 को बदल रहा है। 6 की जगह अगर 9 आएगा तो 9 डिवाइडेड बाई 3, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डेफिनेटली डिवाइड हो सकता है। और 3 और 6 को बदल रहा है, 3 और 6 को बदलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6। वापस आपको पता है वैल्यू पॉइंट में मिल जाएगी, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, ये ऑप्शन भी कट गया। फायदा क्या होता है एलिमिनेशन का? अब आपको पता है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन चेक करना है, अगर वो आंसर है तो है, अगर नहीं है तो सी को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आंसर होगा ही। क्लियर? तो फर्स्ट को देख लेते हैं, उसने 8 और 9 को बदला है। 8 और 9 को बदला है तो क्या होगा, 7 × 9 + 8, और आगे तो सेम ही है तो -6 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 9 7 सा कितना होता है, 9 7 सा होता है आपका 63। ठीक है, 63 + 8 - 2 मतलब +6, कितना मिल जाएगा आपको, बिल्कुल 63 + 6 होता है हमारा 69, पर यहाँ पे तो 59 रखा है, तो ये भी गलत हो गया। सी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर। ठीक है, बढ़िए आगे देखो उसने बोला है कोड का कोड आपको दे रखा है, हाइट का कोड आपको दे रखा है, एजेड का कोड आपसे पूछा है। अगर हम डायरेक्ट प्लस माइनस पे जाएंगे तो 3 और 9 दिखाई दे रहा है, दिखना चाहिए। सी की पोजीशन वैल्यू 3 होती है, आई की 9, मतलब +6 हुआ है, पर एच की पोजीशन वैल्यू तो 8 है, एक्स 24 है, +6 तो बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब डायरेक्ट प्लस वाली चीज नहीं चल रही। फटाफट देखते हैं कोड में, आपको क्या पता है, पोजीशन वैल्यू सी की 3 है, ओ की 15 है, डी की कितनी है 4 है, ई की 5 है। कोड दे रखा है उसने IRLH।
I की 9 है, R की 18 है, L की 12 है और H की बिल्कुल 8 है। अब कुछ पता चल रहा है क्या? कितना बिल्कुल पता चल रहा है? 15 है, 18 हुआ, प्लस 3 हुआ, 5 है, 8 है, प्लस 3 हुआ। फिर आपने देखा अच्छा यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3 है, बाकी जगह क्या हुआ है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, मतलब पोजीशन वैल्यू को इंटू 3 किया है। और यहाँ पे भी 4 है, 12 है, यहाँ पे भी इंटू 3 किया है। मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3। क्या सेम लॉजिक आपका आगे लग रहा है? फटाफट से चेक करके बताओ। आपको पता है h की पोजीशन वैल्यू 8 होता ही है, वो 8 होती है, इंटू 3 करोगे तो 24 दिखना चाहिए। किसकी पोजीशन वैल्यू है? x की पोजीशन वैल्यू है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। I 9 है, प्लस 3 करोगे कितना मिलेगा? बिल्कुल 12 मिलेगा, ठीक है। फिर दिख रहा है 4 है, 12 दिखाई दे रहा है, 4 इंटू 3 हुआ है, क्लियर। और 5 है और 8 दिख रहा है, वापस प्लस 3 हुआ है, मतलब इतना डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है। इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3। अब हम आए फटाफट AZ के कोड पे, ठीक है। हमें पता है A की पोजीशन वैल्यू 1 है, तो कितना होना चाहिए? पहले इंटू 3 होना चाहिए, तो 1 इंटू 3 तो 3 मिलेगा ना, C दिखना चाहिए, पर कहीं पे भी C नहीं है, क्लियर। कहीं पे भी जब आपका C नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ है? AZ में आपने देखा चारों ही जगह आपको D दिख रहा है, मतलब पहले तो प्लस 3 हुआ है, तब आपको मिला D, मतलब प्लस 3 तो हुआ है, ठीक है। फिर आपको दिखाई दे रहा है अब प्लस 3 क्यों हुआ है? अब फटाफट से थोड़ा सा कॉन्सोनेंट वॉवल की तरफ आना है, क्लिक होनी चाहिए ये चीज। अच्छा, हमने देखा कि हमारा प्लस 3 कहाँ पे हुआ है? प्लस 3 हुआ है हमारा O में, ठीक है, कलर चेंज कर ले। प्लस 3 हुआ है हमारा O में, प्लस 3 हमारा हुआ है E में। फिर सेम हमने देखा यहाँ पे भी सेकंड और लास्ट पोजीशन पे वॉवल रखा था, ठीक है। मतलब ऑर्डर देखो इनने कितना स्मार्टली ये चीज की है कि सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे दोनों जगह वॉवल रख दिया, फर्स्ट और थर्ड पे दोनों जगह कॉन्सोनेंट रख दिया। तो बिल्कुल आपको क्या दिखाई दे रहा है? वॉवल में तो क्या हुआ है? वॉवल में हुआ है प्लस 3 और कॉन्सोनेंट में मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, यही चीज तो हुई है। तो अब आपने देखा सबसे पहली बात, पहले सारी जगह D है, G की पोजीशन वैल्यू 7 होती है, आपको पता है क्या है वो? कॉन्सोनेंट है, इंटू 3 करना है, तो यहाँ पे 7 इंटू 3 करोगे 21 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू है? U की पोजीशन वैल्यू है, सेकंड पोजीशन पे U दिखना चाहिए, ये भी कट गया। इन दोनों में फटाफट देख लो, थर्ड में यहाँ पे H दिख रहा है, L दिख रहा है, U दिख रहा है, थर्ड वाले से काम बन जाएगा। E क्या है आपका? वॉवल है, आपको पता है वॉवल में प्लस 3 करना है, 5 प्लस 3 8 होता है, H दिखना चाहिए, कहाँ दिख रहा है? C में दिख रहा है, क्लियर। तो ये चीजें आपको सीखनी है कि अच्छा कौन पहले नॉर्मली करो, क्योंकि उसने पोजीशंस ही वैसे दी है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट वॉवल वाले बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, सीरीज का सवाल है। सबसे पहले देख पा रहे हो स्टार शेडेड नहीं है, शेडेड है, शेडेड नहीं है, अगली पोजीशन पे शेडेड होगा। सबसे पहली बात, चारों ही जगह शेडेड है, ठीक है। कैसे स्टार का मूवमेंट हो रहा है? आपको दिख रहा है इस कॉर्नर पे है, अगले कॉर्नर पे दिखा, क्लॉकवाइज गया, फिर अगले कॉर्नर पे आया क्लॉकवाइज, तो यहाँ से बिल्कुल अब यहाँ पे आएगा, मतलब स्टार यहाँ पे दिखेगा और शेडेड दिखेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है? A कट गया, B भी कट गया, C और D में बिल्कुल दिख रहा है। कंपेयर अगर करोगे एरो से भी पता चल रहा है, एक जगह सीधा है, एक जगह उल्टा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया, कहाँ पे है? वेस्ट में मूव कर रखा है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है ईस्ट, तो वापस 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ, मतलब नीचे की तरफ दिखना चाहिए। कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो, सिलॉजिज्म का सवाल। अब देखो बहुत डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में भी। अभी ऑलरेडी आपको पता है 2 दिन के लिए कंप्लीटली फ्री है, आप ऐप पे जाके अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आप रट के देख रहे हो, डेफिनेटली देखो, अब पे भी नहीं करना है और बहुत लेंथी सेशंस नहीं है, आप जाके वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखो ऑल डी आर जी, सारे ही डी क्या हैं? सारे ही डी आपके जी हैं, ठीक है। फिर उसने बोला नो जी इज एफ, एक भी जी आपका एफ नहीं है। और उसने बोला है ऑल एफ आर सी, सारे ही एफ आपके सी हैं, ठीक है। बेसिक से नहीं जाएंगे यहाँ पे वरना सेशन लंबे हो जाएंगे, 30 सवाल करने हैं, पता चला 2-2 घंटे के सेशन जा रहे हैं, ठीक है। सम सी आर नॉट जी, उसने बोला है कुछ जो सी है वो जी नहीं है। क्या करते हैं? सारे सी को जी में ले जाके देखो, क्या सारे सी को जी में ले जा सकते हो? सारे सी को यहाँ पे जी में ले जाओगे तो ये एफ भी तो चला जाएगा, जो कि ये सॉरी तो ये सही हो गई बात, ठीक है। अगर आप सारे ही सी को जी में ले जाओगे
तो ये एफ भी चला जाएगा, और उसने बोला है एफ एक भी जी नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, कुछ सी जो है हमारे वो जी नहीं होगा, ठीक है। सेकंड उसने बोला है नो डी इज एफ, एक भी डी आपका एफ नहीं है, बिल्कुल डी सारे जी के अंदर आ रहे हैं, जब एक भी जी एफ नहीं है, एक भी आपका डी भी एफ नहीं होगा, सही बात है। नो डी इज सी, एक भी डी आपका सी नहीं है। अब वो बोल रहा है ये जो डी है वो सी नहीं है, देखो ये जो पूरा जी वाला पार्ट है ना, ये एफ में नहीं जा सकता, बाकी वो कहीं भी जा सकता है, तो ये वाला पार्ट बाकी कहीं भी जा सकता है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत हो गई, क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन आपका सही है। क्लियर है ये बात, आपको सिर्फ पता है ये जो पूरा जी वाला पार्ट है ये यहाँ नहीं जाना चाहिए, पर इससे बड़ा है आपका सी, तो बाकी एरिया में वो जा सकता है, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बट ये घबराने वाले क्वेश्चंस नहीं है, कि आप समझ पाओगे। तो पहले हिंदी में देख लो, पॉज करके ट्राई करो, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे कन्वर्ट करते हुए इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्या दे रखा है इसमें, एक तरीके से आप इसे क्रिटिकल रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस वाला पार्ट है ये आपका, ठीक है। तो उसने बोला स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन। अब ये उसने बस नीचे ये बोल दिया, ये जो नीचे दे रखी है ना, ये क्वालिफिकेशन है और कंडीशन है। कोई पोस्ट अगर आपको XYZ कंपनी में लेनी है, तो जैसा आप देखते हो कि जब आप अपना एग्जामिनेशन का फॉर्म भी फिल करते हो तो उसमें वो कंडीशन देता है कि आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसी तरह से ये आपकी कंडीशंस उसने दे रखी हैं। अब फटाफट इसे ना पढ़ के नीचे वाली चीज़ हमें पहले पढ़नी होती है, क्यों, यहाँ पे आपको समझना है कि वो पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से हम ऊपर जाके सर्च करेंगे, ना कि हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उसने कंडीशन दे रखी है, पर वो पूछ क्या रहा है, वो बोल रहा है इफ द कैंडिडेट सेटिस्फाई AD ही शुड वुड बी रेफर्ड टू एज इंजीनियर, ठीक है। इसमें से अगर वो कोई ये सेटिस्फाई करता है A से B तक, तो उसे इंजीनियर की पोजीशन मिलेगी। अब उसने क्या बोला है, हाउएवर इफ द कैंडिडेट सेटिस्फाई ऑल द अबव एक्सेप्ट, अब नीचे उसने बता दिया कि ऊपर की अगर जैसे 4 कंडीशन है, ऊपर किसी ने 3 कंडीशन सेटिस्फाई की पर एक अगर नहीं की, तो उसे कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी, ठीक है। यही है, एक हम पढ़ेंगे खाली, क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन जो पूछा है वो, और उसके हिसाब से हम ढूंढेंगे, ठीक है। मतलब उसने क्या बोला, आपसे पहले 4 कंडीशन दी कि ये चीज़ें, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर नहीं, फिर उसने क्या बोला, अगर ऊपर की कोई 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है पर एक नहीं करता, तो उनको कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी, ठीक है। एक पढ़ लेते हैं, जैसे उसने बोला, फर्स्ट में बोला एट A हैज अपीयर्ड फॉर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, रिजल्ट येट टू बी डिक्लेयर्ड, हैज 75% एवरेज मार्क्स अप टू द 7th सेमेस्टर, वुड बी रेफर्ड एज प्रोजेक्ट इंजीनियर, ठीक है। उसने बोला है अगर A में, उसने क्या बोला है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में 70% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तो वो बोल रहा है कि वो अपीयर करा हो उसने फाइनल सेमेस्टर में, तो उसके पूरे मार्क्स तो नहीं आए होंगे, तो उसकी और 75% उसके अभी तक के अगर एवरेज मार्क्स हैं, तो उसे क्या मिल जाएगा, उसे प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से उसने अलग अलग कंडीशन 1, 2, 3, 4 आपको दे रखी हैं कि कौन कौन सी पोस्ट मिल जाएगी, अगर 3 तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, पर एक नहीं हो रही तो। अब नीचे उसने बोला है बस, अब देखो करना क्या होता है एग्जाम में। आप आए फाइनली क्वेश्चन पे, आपने देखा प्रणीता हैज कंप्लीटेड हर BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ 71% ऑफ द मार्क्स, मतलब फर्स्ट कंडीशन उसने बोल दिया उसके पास डिग्री तो कंप्लीट है और इसने परसेंटेज उसके मार्क्स भी हैं, मतलब ये कंडीशन तो उसकी सेटिस्फाइड है। आगे चलते हैं, शी ऑल्सो हैज़ क्लियर्ड द रिटन टेस्ट विथ 75%, रिटन उसने 75% से कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अब इसमें देखना है क्या क्या चीज़ उसने कंप्लीट की है, तो उसने बोला है हैव पास द रिटन विद एटलीस्ट 60, और इसने कंप्लीट करा है 75% से, मतलब ये वाली चीज़ भी उसने सेटिस्फाई कर ली, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है उसने, ही इज 22 ईयर्स ओल्ड एज ऑफ मई 2018, ठीक है। उसकी एज, अब उसने बोला बी नॉट लेस देन, उसकी जो एज है 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 26 साल से, सॉरी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ये भी उसकी सेटिस्फाई हो गई कि उसकी एज 22 ईयर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, शी इज़ विलिंग टू पे अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख, वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1.5 लाख देना चाह रही है, और यहाँ पे क्या है, बी विलिंग टू पे अ डिपॉजिट ऑफ 2.5 लाख, मतलब वो अपनी डी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर, समझ गए। डी वाली कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, तो अब इधर आके देखना है,
विलिंग टू पे 1.5 लाख, हमें बाकियों से मतलब नहीं है, वो यही कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही ऊपर में से, तो उसे कौन सी पोजीशन मिलेगी, एट डी इज विलिंग टू पे 1.5 लाख डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ मेंशन है डी ए, तो आप डायरेक्टली आके देख सकते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट वुड बी रेफर्ड टू एज इंजीनियर ट्रेनी, उसे पोजीशन कौन सी मिलेगी, इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन मिलेगी। अगर आप 2.5 की जगह 1.5 लाख दे रहे हो तो देखो फॉर विच पोजीशन विल शी बी रेफर्ड, उसे कौन सी पोजीशन मिलेगी, बिल्कुल इंजीनियर ट्रेनी की मिलेगी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात। चलो देखो 8 लॉयर्स, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जनरली इतना लेंथी क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए, बट आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, इसलिए हमने उसे डिस्कस किया और आपके मॉक में ये चीज़ है। अब आप फटाफट देखोगे, जहाँ पे टाइम सेव कर सकते हो ना, इसलिए बोलते हैं कि जहाँ पे आपके टाइम सेव हो सकता है कमांड आप बना के, वहाँ पे क्वेश्चन को बिल्कुल फटाफट निपटा। जहाँ पे लोग 45 सेकंड से 1 मिनट लगा रहे हैं, उसे आपको 20 से 25 सेकंड में आप निपटा सकते हो अगर आप सही तरीके से सवाल करते हो। सेम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार बोला है मैंने, लीनियर से खत्म हो से टाइम बचेगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला है, 8 लॉयर्स हैं आपके, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, फेस कर रहे हैं वो सेंटर। ठीक है, 8 हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ से बना देंगे। उसने बोला है 4 ऑफ देम वर सिटिंग, बस अब इससे घबराना नहीं। अच्छा हम कॉर्नर कैसे बताएंगे, अरे कॉर्नर मतलब आपको पता है, दिमाग में इतनी इमेज जरूर आनी चाहिए। अच्छा ये 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिड पे बैठे हैं, तो पता है कॉर्नर एक छोड़ के कॉर्नर होगा, फिर एक छोड़ के कॉर्नर है, फिर एक छोड़ के कॉर्नर है, फिर एक छोड़ के कॉर्नर है। ठीक है, डायगनली अपोजिट मतलब क्या होता है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये हो गया तो ये फेस ही तो कर रहे हैं, बस डायगनली अपोजिट का मतलब है वो बता रहा है कि वो दोनों कॉर्नर पे हैं। क्लियर। चलो अब देखो ये सब कुछ नहीं बनाएंगे हम, लीनियर से करेंगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। उसने बोला है 4 ऑफ देम वर सिटिंग एट द कॉर्नर, और बाकी 4 आपके सेंटर में थे। L इज एट द कॉर्नर वॉज इमीडिएट राइट ऑफ M, L कहाँ है, L ऊपर लिख लो कॉर्नर। ठीक है, इमीडिएट राइट में है किसके, M के, नॉर्थ से बना रहे हैं। ठीक है, L कॉर्नर पे है, इमीडिएट राइट में है M के, एंड वॉज डायगनली अपोजिट टू A, L डायगनली अपोजिट है, मतलब L फेस कर रहा है। फेसिंग वाला क्या होता है, 8 लोग हैं, 8 का आधा हो गया 4, -1 3, 3 छोड़ के फेसिंग बैठा होगा, तो उसने बोला है L 3 छोड़ के A बैठा है, तो L यहाँ है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे A बैठा होगा। लोग काउंट करते जाओ, 2 4 6 लोग पूरे हो चुके हैं, 2 लोग और बिठा सकते हो। ठीक है, ये लीनियर मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एंड है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सर्कल में है चीज़ें, हमने बस उसे खोल के बनाया है। ठीक है, फिर उसने बोला है Q सिटिंग एट द कॉर्नर वॉज नेक्स्ट टू बोथ M एंड K, Q दोनों का पड़ोसी है और M और K का। अब Q राइट में तो आ नहीं सकता, यहाँ L बैठा है, तो Q यहीं आएगा और M और K का पड़ोसी है। क्लियर है ये बात। और कितने लोग हो गए, 3 6 8, अब एक भी इंसान नहीं बिठाओगे, और उसने आपको खुद ही बता दिया था Q कॉर्नर पे है। ठीक है, मतलब ये भी कॉर्नर पे है, ये तो आपको पता ही है, अब आंख बंद करके बता सकते हो ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, एक छोड़ के ये वाला कॉर्नर पे है और ए कॉर्नर पे। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है आपसे, P वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, P सेकेंड टू द लेफ्ट में है किसके, A यहाँ है, इमीडिएट लेफ्ट, बिल्कुल सेकेंड टू द लेफ्ट ये हो गया। उसने बोला N वॉज नॉट सिटिंग डायगनली अपोजिट टू M, N डायगनली अपोजिट नहीं है, मतलब N 3 छोड़ के M नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही जगह खाली हैं, M 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे नहीं आएगा आपका N, तो N के लिए एक ही जगह खाली है, N यहाँ पे आ गया। बस उसने बोला है विच लॉयर वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K, K के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, K ये है, ये नहीं सोचना इसके लेफ्ट में तो कोई नहीं है, इसके लेफ्ट में A है, एक छोड़ के ये वाला इंसान बिल्कुल है उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में। कौन है वो इंसान, ऊपर से जाके मत ढूंढो, फटाफट ऑप्शन से ढूंढ लो, क्योंकि ऑप्शन 4 ही है और ऊपर लोग 8 हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है NPLO, अब आपको पता है N बन चुका है, P भी बन चुका है, L भी बन चुका है, सिर्फ O बचा होगा, वही वहां पे बैठा है, D इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। इस तरह के क्वेश्चन तो फटाफट से बताने, एकदम मिरर इमेज बतानी है, ऑप्शन से जाके एलिमिनेट करो। ठीक है, क्या दिख रहा है, S5H, यहाँ पे 6 की मिरर इमेज दिख रही है, यहाँ पे आपको बस दिखना है थर्ड पोजीशन पे है क्या, H है, H की ही इमेज दिखेगी, ये गलत हो गया। फिर देखो इन तीनों में अंतर, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, H के बाद 6 है, 6 है, यहाँ पे H के बाद 8 है, तो H से पहले क्या दिख रहा है, 6 है, 6 की ही इमेज दिखेगी, 8 नहीं आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर देख लो, क्या दिख रहा है,
थर्ड लास्ट पे क्या बैठा है वहां से खत्म हो जाएगा, या तो सेकंड लास्ट से देख लो या फिर थर्ड लास्ट से। तो बताओ थर्ड लास्ट पे यहाँ पे बी है, बी में पता है पहले कर्व ही आएगा, इमेज बिल्कुल ऐसे दिखेगी। कहाँ दिखाई दे रही है? ए में दिखाई दे रही है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अब वो एनालॉजी का क्वेश्चन देखते ही पहले देखते हैं डायरेक्टली हो रहा है या नहीं। आपको दिख रहा है पी है, यहाँ पे क्यू दिख रहा है, +1 हुआ, क्या सेम चीज यहाँ पे फॉलो हुई है? WX बिल्कुल +1 हुआ है, ठीक है। आर है, जे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आर से जे अपोजिट से जल्दी पहुंच जाओगे, आर का अपोजिट आई होता है और यहाँ पे जे दिख रहा है, अपोजिट +1, बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट +1 दिख रहा है सेकंड में। यहाँ पे देखो ई का अपोजिट वी होता है, बिल्कुल अपोजिट +1 वापस दिखाई दिया। अब देखो कि ओ है, एल दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली अपोजिट है एलओ, ठीक है। लोल एम एन अपोजिट है, सेम ए का अपोजिट जेड है, आई का अपोजिट आर है। टाइटन कंफर्म कि लास्ट वाले जो दो हैं ये तो क्या है? अपोजिट है। उससे पहले अपोजिट +1 और उससे पहले +1। एन है, n+1 करोगे क्या मिलेगा? ओ मिलेगा, पहले ओ मिलना चाहिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सेकंड से ही काम बन जाएगा। या फिर अगर अपोजिट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो लास्ट से पकड़ लो, ई का अपोजिट वी होता है, ठीक है। कहाँ दिखाई दे रहा है? डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बस आंसर निकालना। देखो क्या बोला है उसने, वेन डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। उसने बोला है द नंबर्स इन, ये आपके यहाँ पे टीचर्स इंडिविजुअली 43 हैं, डॉक्टर्स मदर्स तीनों मिला के जो हैं वो आपके 19 है। इस तरीके से आपको दे रखा है। उसने आपसे बोला है व्हाट इज द सम ऑफ 2 कैटेगरीज। सम क्या होगा? 2 कैटेगरीज का। कौन सी 2 कैटेगरीज का? दैट इज टीचर्स हु आर डॉक्टर, मतलब टीचर्स जो डॉक्टर्स हों, टीचर्स जो डॉक्टर हों, हु आर, ठीक है, एंड टीचर्स हु आर मदर्स, और टीचर जो आपकी मदर हो, बट एक्सक्लूडिंग टीचर्स हु आर डॉक्टर एज वेल एज मदर। पर हमें ये नहीं चाहिए टीचर जो हमारी डॉक्टर भी है और जो हमारी मदर भी है, वो नहीं चाहिए हमें, मतलब ये वाला पार्ट जो तीनों का है ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए टीचर जो डॉक्टर हो, तो वो बिल्कुल इन दोनों का यूनियन है 12, और हमें चाहिए टीचर जो कि मदर हो, तो ये हो गए 22। तो 22 + 12 कितना हो गया? बिल्कुल आपका 34 हो गया। ए इज द राइट आंसर। बस जो बोल रहा है उसे ढूंढा, प्लस किया, खत्म कर दिया। चलो कोर्स ऑफ एक्शन फटाफट से। अब देखो यही क्वेश्चन है, अब आप सोचो बस इसके और इनइक्वालिटी के मिला के 5 सवाल पढ़ जाते हैं और हमें लगता है कि मीन्स में कितना लेवल बढ़। फटाफट से पढ़ो। क्या बोला है उसने? स्टेटमेंट इज ऑलवेज राइट, ये चीज आपको पता है, कथन हमेशा सही होता है। अ टाइगर हैज बीन रिपोर्टेड टू हैव अटैक्ड अ लोकल मैन आउटसाइड हिज हाउस। टाइगर ने अटैक किया एक लोकल आदमी को, जो आदमी वहां रह, मतलब लोकल में जो मैन था उस आदमी को अटैक किया आउटसाइड हिज हाउस, उसके घर के बाहर, इन अ विलेज इन ब्रॉड डे लाइट, ठीक है। मतलब एक बाघ द्वारा दिन के उजाले में एक गांव में अपने घर के बाहर ही एक स्थानीय व्यक्ति पर हमला सॉरी करने की खबर है, ठीक है। अब देखो आपको पता चल गया ये एक इंसिडेंट हुआ, ये उसने आपको दे दिया है, स्टेटमेंट है। क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगे, ठीक है। अगर आपको अथॉरिटी दे रखी है तो आप क्या एक्शन लोगे उस टाइम पे? फर्स्ट उसने बोला है द नियर बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल्स शुड बी इन्फॉर्म्ड टू कम एंड कैप्चर द टाइगर। बिल्कुल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते ही इसलिए कि आप जो नियर बाय ऑफिशियल हैं उन्हें इन्फॉर्म करें कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, यहाँ पे टाइगर मतलब घूम रहा है और दिन में ये घटना हो गई है, ठीक है। तो वो आए और वो बिल्कुल टाइगर को पकड़ने का एम करें, मतलब उन्हें वो टाइगर को कैप्चर करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही कार्यवाही है, बिल्कुल होनी चाहिए। सेकेंड उसने बोला है द विलेजर्स themselves should take up arms and kill the tiger। अब मतलब वो डायरेक्ट बोल रहा है ग्रामीणों को स्वयं हथियार लेकर बाघ को मारना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। इतना एकदम ही नहीं होना कि अरे हम ही मार देंगे, हम तो मूवी नहीं चल रही है, बॉलीवुड टॉलीवुड नहीं है कि निकल लिए और बोल दिया लो हम ही मारेंगे, ठीक है। ऐसी पूर्ण चीजें नहीं करनी है। तो ये बिल्कुल भी आपका स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, सिर्फ पहला है, डी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, गिनो इसमें जल्दी से कितने स्क्वायर हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल सिंगल स्क्वायर काउंट करेंगे, ठीक है। सिंगल सिंगल करेंगे तो क्या दिख रहा है 1 2 3 4। इसमें भी पहले ये जो बाहर वाला है वो सिंगल है 5, ये जो बाहर वाला है 6, ये है 7, ये है आपका 8, ये हो गए सारे बाहर वाले, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर है इस स्क्वायर के अंदर जो एक और स्क्वायर है, तो 1 2 3 3 है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, बाकी अंदर कितने स्क्वायर बने हैं, तो ये 1 2 3 4
और ऐसे 3 स्क्वायर हैं, तो 4 × 3 कितना हो गया 12, और आपको पता है ये +2 करोगे, ठीक है। तो ये तो सिंगल सिंगल स्क्वायर आपने काउंट कर लिए। बाकी मिला के कितने बन सकते हैं, मिला के एक तो आपका ये स्क्वायर बनेगा, 2 मिलाओगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, एक ये बनेगा और दूसरा आपका बनेगा ये वाला, मतलब 2 और स्क्वायर्स इसमें जुड़ेंगे। काउंट करो कितने स्क्वायर बने यहाँ पे। पहले 12 + 8 कितना हो गया 20 हो गया, 20 + 3 + 2 हो गया 5, 25, 25 + 2 हो गया 27। कहाँ दिखाई दे रहे हैं, 3 में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल सीरीज का सवाल है, दिख रहा है सीरीज में नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंस के थ्रू जाते हैं। 48 है, 75 है, 48 को 50 मान लो, तो 25 + 2 27, 27 का अंतर है। यहाँ पे देखा 8 - 5 हो गया आपका 3, 10 - 7 हो गया 3, तो यहाँ पे क्या हुआ है, डबल डिफरेंस पे हमें दिख रहा है +6 हुआ है। अगर सेम आपका +6 हो के नंबर चल रहे हैं, पैटर्न कैसे कंफर्म करते हैं, आपको अगर यही लॉजिक लगा है तो ये बीच में है, 2 डिफरेंस इसमें आएंगे, मतलब यहाँ पे कुछ जुड़ के ये नंबर मिलेगा और इसमें कुछ जुड़ के 192 मिलेगा, ये बात तो पता है। तो आपको पता है अगर सेम सीरीज चलती है तो 33 के बाद अगला नंबर क्या जोड़ा जाएगा, 33 + 6 कितना होगा, वो 39 जोड़ा जाएगा, और 39 के बाद अगला नंबर जोड़ा जाएगा 39 + 6 45। इसका सम बराबर होना चाहिए किसके, अगर यही पैटर्न लगाए तो उसका सम बिल्कुल बराबर होना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस के, मतलब 192 - 108 के बराबर अगर इन दोनों का सम है, मतलब यही पैटर्न लगा है। तो 12 - 8 करोगे 4 मिलेगा, 8 - 0 करोगे 8 मिलेगा, 84 है अंतर, सेम 39 + 45 करोगे तो 84 ही मिलेगा, पैटर्न कंफर्म है। 108 में कितना जोड़ना है, 39 जोड़ना है, ठीक है। इसमें जोड़ना है आपको 39, तो 9 + 8 कितना हो गया 17 हो गया। यूनिट डिजिट से खत्म करेंगे क्योंकि हमें दिखा है यूनिट डिजिट अलग। क्लियर है ये बात। तो ये सब चीजें करके क्वेश्चन को थोड़ा वहीं से वहीं अगर चेक कर लोगे तो एक होता है ना विदाउट डाउट आगे आप, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो, क्या है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे, एनालॉजी का सवाल है। 182 है, 118 है, 65 है। अब देखो यहाँ पे तो काफी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा था, यहाँ पे सेम 172 119, मतलब एक बार अगर हम डिफरेंस के थ्रू जाएं तो क्या देख पा रहे हैं, 12 - 8 करेंगे 4 मिलेगा, 7 - 1 करेंगे 6 मिलेगा, 64 का अंतर है। यहाँ पे देखते हैं 6 - 2 करेंगे 4 मिलेगा, 13 - 7 करेंगे बिल्कुल 6 मिलेगा। देखो दोनों जगह डिफरेंस वाली चीज निकल रही है आपकी, ठीक है। 64 64 अगर सेम चीज यहाँ पे फॉलो हुई है तो देखते हैं 8 - 5 3 हो गया, 11 - 6 5 हो गया, 53 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का है, वापस 12 - 9 करोगे, ठीक है 3 मिलेगा, और 6 - 1 5। कंफर्म है पैटर्न। फर्स्ट में से सेकंड में जाने में आपने क्या किया है, -64, सेकंड से थर्ड में जाने के लिए -53। तो देखोगे 219 - 64 अगर करोगे, 64 अगर आप घटाओगे 9 - 4 हो गया बिल्कुल 5, फिर आपको दिख रहा है 11 - 6 बिल्कुल 5 दिखेगा, बिल्कुल 155 मिलेगा। और 155 - 53 करोगे तो 5 - 3 हो गया 2, और 15 - 5 बिल्कुल आपका 10 मिलेगा। यहाँ से ही क्वेश्चन खत्म, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, 7 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। कुछ नहीं करना है, फटाफट से करना है, ऐसे नॉर्थ बना के, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फिर उसने बोला है Q इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ Y, Q 4th टू द लेफ्ट में है, मतलब 3 छोड़ के लेफ्ट में Y के Q है, ठीक है। P इज 3rd टू द राइट ऑफ X, P 3rd टू द राइट में है X के, मतलब 2 इंसान X के राइट में छोड़ के P बैठा हुआ है। फिर उसने बोला है Y इज इमीडिएट राइट ऑफ X, ठीक है, Y इमीडिएट राइट में है, किसके, पता चल गया X के इमीडिएट राइट में Y बैठा है। बस यहाँ से बना दोगे, पता है 1 2 3 4 लोग बन चुके हैं, 3 और बनेंगे, यहाँ पे 3 लाइन खींच दी। Y 3 छोड़ के लेफ्ट में Q है, तो Y तो यहाँ बन गया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आ गया आपका Q। इस कंडीशन का यूज कर लिया। Z इज 4th टू द राइट ऑफ R, Z 4th टू द राइट में है किसके, R के, मतलब R 3 छोड़ के राइट में Z दिखेगा, ठीक है। फिर उसने बोला है R इज नॉट नेबर ऑफ P, R P का नेबर नहीं है। अब देखो R और P अगर साथ में नहीं बैठ रहे, उसने बोला है R 3 छोड़ के Z है, यहाँ पे बिठाओगे R को अगर, तो 1 2 3 छोड़ के Z आ सकता है,
यहाँ पे बिठाओगे तो 1 2 3 छोड़ के P बैठा हुआ है, बाकी उसने बोल दिया एक जो जगह खाली है वहां पे तो R बैठ ही नहीं सकता, R और P साथ में नहीं बैठेंगे, एक ही जगह खाली है R के लिए, बिल्कुल R आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 इंसान छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आपका Z। दोनों कंडीशन यूज हो गई। फिर उसने बोला है R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? S, एक इंसान जो बचा है वो S यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट में इसके बिल्कुल Q बैठा हुआ है, A इज द राइट आंसर। ऐसे होते हैं ये सवाल, ठीक है, और क्विकली होंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन जा रही है, अदरवाइज आप फटाफट से बस इसे पढ़ोगे और आप देखोगे विद प्रैक्टिस 20 से 25 सेकंड में आप ये सवाल करने लगोगे जब आप फास्ट करोगे, ठीक है। डिक्शनरी का क्वेश्चन एलिमिनेशन से करेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है? 5 सारी जगह सेम है, पूरे को बैठ के कभी अरेंज नहीं करना होता। अब आप देखोगे 2 3 2 4, मतलब 2 3 और 4 में सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा वर्ड आएगा। तो ये देखा आपने 2 3 और 4, क्या दिख रहा है? SE और Y, ये तो नहीं आएगा, Y की पोजीशन वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी है, वो तो लास्ट में कहीं जाएगा, सेकंड पे नहीं आएगा, मतलब फोर्थ नहीं आएगा, 5 के बाद 4 नहीं आएगा, गलत हो गया ये। इन दोनों में देख लो M और N, ठीक है, तो पहले 13 आएगा कि 14? बिल्कुल 13 आएगा, तो आपको पता है T आएगा सेकंड पोजीशन पे। यहाँ से ही देखो वापस ये क्वेश्चन खत्म, बस सेकंड वाली पोजीशन से ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। देखो अब उसने बोला है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह, मतलब ये जो स्टार है इसकी जगह क्या आएगा कि इक्वेशन सही हो जाएगी। क्या करेंगे? पहले डिवाइड वाले रख के देख लेते हैं, कुछ खत्म हो पा रहा है क्या, एलिमिनेशन हो पा रहा है क्या। तो देखो फर्स्ट में डिवाइड है नहीं, सी लास्ट में जाओगे तो बिल्कुल डिवाइड दिख रहा है, तो दिख रहा है 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, मतलब इसका डिवाइड एलिमिनेशन नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं है, बी पे जाके देखेंगे तो कहाँ है? फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट पोजीशन पे क्या दिखेगा? 91 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई है 91 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 378। इसमें हमें पता है 91 ना तो आप 91 को 22 से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हो और ना ही 378 22 से कटेगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बी बिल्कुल कट गया, ए सी और डी में। अब इस सवाल में आपको बिल्कुल क्या करना पड़ेगा? 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, अगर वो आंसर है तो ठीक है, वरना लास्ट तो आंसर है, ठीक है। पहले ए चेक करते हैं, क्या दिख रहा है? प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, फिर माइनस दिख रहा है, फिर प्लस दिख रहा है, फिर माइनस दिख रहा है, और फिर आपको दिख रहा है इक्वल टू। एक होता है पूरी कैलकुलेशन ना करके थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी इस्तेमाल करें, लास्ट में फिर दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ प्लस माइनस है पहले, तो क्या देख पा रहे हो? 87 है, उसमें जोड़ोगे 27, फिर घटाओगे 3, फिर जोड़ोगे 91, फिर घटाओगे 22। इसे पूरा कैलकुलेशन अगर आप कर भी रहे हो, आपको पता है 378 को मल्टीप्लाई किया गया है 6 बार, तो ये नंबर काफी बड़ा होने वाला है। पर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये आपको लगता है 87, 27 और 91 को जोड़ के माइनस वाली चीज हटा भी दो तो यहाँ तक पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते, ये चीज गलत है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सी पे, अगर वो आंसर है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाला तो आंसर है ही, ठीक है। चलो क्या दिया है यहाँ पे? माइनस मल्टीप्लाई, पहले है माइनस, फिर है मल्टीप्लाई, फिर है इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद दिख रहा है माइनस माइनस डिवाइड। करो इसे, क्या देख पा रहे हो? 87 में से घटाना है कितना? 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 प्लस 2 81, ठीक है, बराबर है किसके? 91 माइनस 22 और माइनस 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? 87 माइनस 81 करोगे 6 मिलेगा, और यहाँ पे ये दोनों माइनस के हैं, 3 + 2 हो गया आपका 5, 6 + 2 हो गया 8, 91 माइनस 85 भी करोगे तो 6 ही मिलेगा, 6 = 6 है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल। अब देखो ये है आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे कि क्या ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है, क्या ये अकेले अकेले अलग अलग देखोगे तो क्या ये चीज़ सही है। अगर ये चीज़ सही है, अगर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है तो आपको पता है सी और डी ऑप्शन आपके कट जाएंगे, तो मतलब आपको नीचे के 2 ऑप्शन नहीं देखने। ऊपर से अगर एक भी गलत है तो आपको पता है ऊपर के 2 ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखता है ऑप्शन में? फर्स्ट में दिख रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू,
फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, ये जब दोनों सही हैं तो ही ए और बी ऑप्शन को देखना है, दोनों इंडिविजुअली सही हैं तो आप ए और बी को देखोगे, सी और डी कट जाएगा। इनमें से एक भी गलत हो जाता है तो आपको पता है ए और बी कट जाएगा और उसके बाद आपको सी और डी को देखना है। ये तरीका होता है इसे देखने का। और असर्शन मतलब एक तरीके से क्वेश्चन आंसर वाली चीज होती है कि क्या सेकंड वाला सही रीजन है जो आपको फर्स्ट चीज दे रखी है। ठीक है, तो इसे करने का तरीका सबसे पहले इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट को देखें। तो फर्स्ट में उसने बोला है असर्शन इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग, जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी है, अ टीचर शेयर्स इंफॉर्मेशन टू बी मेमोराइज्ड बाय स्टूडेंट्स। ये क्या करता है, इसमें टीचर्स स्टूडेंट को बोलते हैं, रटने वाली चीज पर फोकस करते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। अब इसमें ये होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में जब असर्शन और रीजंस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके बिना आप ये चीज़ें गलत नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर उसकी बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, कंसेप्ट्स डेफिनेटली इसमें पता होने चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। जो आपकी रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, टीचर्स उसमें रटने के लिए बच्चे को वो नहीं करते, वो सोचते हैं, वो अपनी जो टीचिंग मेथड होते हैं उस पर कुछ कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे बच्चों के लिए ज़्यादा चीज़ें आसान बनाई जा सकें, वो स्टूडेंट सेंटर्ड चीज़ होती है। तो ये चीज़ जो इसने दी है ये बिल्कुल गलत है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो आपको पता है जब ये गलत है तो दोनों तो सही है नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब आपको देखना है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है, आर गलत है, पहले ही हमें पता है ए तो गलत हो ही गया, तो यहाँ से देखो डायरेक्ट पता है डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो, मतलब अगर आप चीज़ें पकड़ पाते हो, दोनों में से एक स्टेटमेंट भी सही पकड़ लिया आपने, सबसे पहली चीज, तो हेल्प क्या होगी आपकी, अगर आपको पता चल जाता नहीं सेकंड तो मेरा सही ही सही है। ठीक है, अगर सेकंड सही ही सही है और फर्स्ट गलत ही गलत है तो पहले के दो तो पहले ही कट गए और उसके बाद पता है आपको सेकंड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स। ठीक है, और सेकंड अगर आप पढ़ोगे भी तो उसने बोला रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी इनकलकेट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये जो आपकी रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल इनकलकेट बिल्ड करती है आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, बिल्कुल स्टूडेंट सेंटर्ड मेथोडोलॉजी है ये। तो बिल्कुल ये बच्चों को सोचने वाली स्किल्स को डेवलप कर। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, क्या करोगे, कुछ नहीं, लेफ्ट से राइट जाना है। सबसे पहले दिख रहा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है वाइफ, एस पत्नी है, एस पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, डी पति ही होगा। डी के बाद हैश दिख रहा है, हैश का मतलब है ब्रदर। डी भाई है, किसका भाई है, एफ का भाई है। एफ के बाद दिख रहा है आपको एट द रेट का मतलब क्या है, डॉटर। एफ बेटी है, किसकी बेटी है, एफ जी की बेटी है। ठीक है, जी के बाद दिख रहा है आपको एंड का मतलब है हस्बैंड, जी पति है, किसका पति है, एच का पति है तो एच पत्नी ही होगी। और एच के बाद दिख रहा है एट द रेट का मतलब है आपका डॉटर, एच बेटी है, किसकी बेटी है, एच जे की बेटी है। जे का जेंडर हमें नहीं पता कि वो पुरुष है कि महिला। ठीक है, पहला उसने बोला है हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, तो बता दो। अब देखो उसने बोला एफ का क्या रिश्ता होगा जे के साथ, तो एफ कैसे रिलेटेड है, बिल्कुल एफ का क्या रिश्ता होगा जे के साथ, तो बिल्कुल उसकी बेटी की बेटी है। डॉटर्स डॉटर है, कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जे की बेटी है एफ, तो बिल्कुल आपका बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, बस क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ो फिर देखो कि आप क्या चीज उससे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, पहला उसने बोला है विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। अब विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, अपने नाभिकीय हथियारों के संबंध में भारत को इंडिया क्या फॉलो करता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया फॉलो करता है, जिसका मतलब क्या है, मीनिंग देयर बाय दैट इट शैल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। ठीक है, जब न्यूक्लियर वेपन की बात होती है तो इंडिया क्या कर रहा है, नो फर्स्ट यूज, मतलब अगर कोई झगड़े तनाव का जब सिचुएशन बनती भी है तो पहला न्यूक्लियर वेपन इंडिया नहीं यूज, मतलब वो कहीं ना कहीं खुद उन्हें सबसे पहले नहीं यूज करना है, वो अपने आप को बचाव में डेफिनेटली यूज करेंगे। बट ऐसा नहीं होगा अच्छा इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा हो गया चलो खत्म कर दो, ऐसा इंडिया नहीं करेगा, खुद से फर्स्ट स्टेप इंडिया नहीं लेगा। ठीक है, अब उसका कंक्लूजन आप क्या बोल सकते हो, बोथ चाइना एंड पाकिस्तान हैव अ फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। वो बोल रहा है इंडिया को तो पता नहीं पर चाइना और पाकिस्तान ने के पास अपनी फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हमें नहीं पता, उसने बताया ही नहीं।
ठीक है, तो जो चीज़ बताई नहीं, कहीं सुनी बातों पे विश्वास ना करें। कंक्लूजन में आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि किसी ने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। सेकेंड में उसने बोला है इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स आर मेनली फॉर डेटरेंस। ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंडियन न्यूक्लियर वेपन है ना, वो मुख्यतः सुरक्षा हेतु है, मतलब वो खुद को बचाव के लिए है, बट ऐसा नहीं कि हमारे पास पावर है तो हम बस तबाही मचा देंगे, ठीक है। तो सिर्फ सेकंड सही है आपका, इफ ओनली 2 फॉलोज, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल 827,125, ये नंबर, क्योंकि अब मैं बहुत टाइम से आपसे बोल रही हूँ स्क्वायर क्यूब्स याद कर लो याद कर लो याद कर लो, उम्मीद करती हूँ ये देखते ही आप बता दोगे, अरे ये तो 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, क्यूब दिख रहे हैं देखते ही। फिर दिख गया 4 का क्यूब है, 11 का क्यूब है, मतलब क्यूब दिखाई दे रहे हैं, तो फटाफट से पहले ऑप्शन पे आ जाओ। 289 तो क्यूब नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 200 किसी का क्यूब है क्या, बिल्कुल नहीं है। 125 बिल्कुल 5 का क्यूब है, ये बिल्कुल 6 का क्यूब है। 172 किसी का क्यूब नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे तीनों ही नंबर क्यूब है, 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 8 का क्यूब, ठीक है। सेम हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, बस क्यूब वाली सिचुएशन थी। फॉरेस्ट का कोड दे रखा है, पता है, चाहे 2 डॉट लगा के दे दो या फिर लैंग्वेज में लिख के दे दो, सवाल तो वही रहेगा, पोजीशन वैल्यू तो नहीं बदलेंगी। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे, अच्छा फॉरेस्ट है EROFTS, अल्फाबेट सेम ही है, उन्हें घुमा फिरा के लिखा है। सेकेंड पे लेटर सेम आपको दिखेगा LETTER, मतलब अल्फाबेट सेम है, बस उन्हें घुमा फिरा के लिखा है, तो बस उस ऑर्डर को आपको पता कर। यहाँ पे FO दिख रहा है, यहाँ पे बीच में OF दिख रहा है, मतलब ये जो फर्स्ट 2 हैं उन्हें बीच में उल्टा करके लिखा गया है। आगे देखते हैं, RE लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट में ER लिखा गया है, वापस इसे उल्टा करके लिखा गया है। सेम अगर यहाँ चेक करोगे LE है, बीच में EL दिखाई दे रहा है। TT है, स्टार्टिंग में उल्टा करके TT दिखाई दे रहा है। सेम ये जो ST है, ये लास्ट में TS दिखाई दे रहा है, और ER लास्ट में RE दिखाई, कंफर्म है। तो सबसे पहले आपको पता है जो पहले 2 हैं वो बीच में 2 जगह जाके इंटरचेंज होके लिखे हैं, तो यहाँ पे SE है, बीच में ES दिखाई देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, LS गलत हो गया, यहाँ पे SL गलत हो गया, हमें ES दिखना चाहिए, यहाँ पे EL है, ये भी गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर रिलेटेड है लिटरेचर से, तो मदर टेरेसा किससे रिलेटेड है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था आपका लिटरेचर में, तो मदर टेरेसा जी को किस में मिला था, बिल्कुल पीस में मिला था, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन है कि भाई बस 2-3 सेकंड में खत्म करो और फटाफट आगे बढ़ो। उसने बोला बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 कहाँ दिख रहा है, 6 के अपोजिट वो होगा जो 6 के साथ नहीं होगा। 6 के साथ साथ क्या दिख रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 4 दिखाई दे रहे हैं, है खुद तो अपोजिट होगा नहीं, तो 6 के अपोजिट सिर्फ एक नंबर बचता है 5, वही उसके अपोजिट होगा डी। चलो अगला सवाल, 347 है, 668 है, तो देखो 8 - 7 1 हो गया, 6 - 4 2 हो गया, 6 - 3 3 हो गया, 321 का अंतर है। यहाँ पे देखोगे 6 - 5 1 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, 7 - 4, वापस सवाल खत्म हो गया, 321 का अंतर दोनों जगह दिख रहा है। तो वापस आपको क्या करना है, 284 में 6540 यूनिट डिजिट से ही खत्म हो जाएगा, इतना प्यारा सवाल। 284 में 321 जोड़ना है, तो 4 + 1 5 दिखेगा, कहाँ दिखाई दे रहा है, 3 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला सवाल, अब देखो ये जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जब भी ये चाइनीज कोडिंग वाला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ऊपर की पूरी कहानी पढ़ने से पहले लास्ट में जाओ कि कितने अल्फाबेट के कोड उसने आपसे पूछे हैं, कितने वर्ड के कोड उसने आपसे पूछे हैं। लास्ट में आए उसने अप्लाई का कोड पूछा है, सिंगल का पूछा है, तो आपको पता है बस एलिमिनेशन से काम बन जाएगा। आप फटाफट से यहाँ लैंग्वेज में जाके देखोगे कि अप्लाई एक जगह है या एक से ज़्यादा जगह, एक जगह है तो क्या होता है आपको पता है, बाकी कोड कट जाते हैं, एलिमिनेशन हो जाता है। एक से ज़्यादा जगह है तो कॉमन लेके 2 जगह वो कोड हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन वाली जगह से उसे खत्म कर देते हैं, ठीक है। बट अब इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, फटाफट करेंगे। अप्लाई देखो दिखाई कहाँ दे रहा है, उसने बोला है द कोड फॉर फिल्टर वाटर फाउंड एवरीवेयर, इसका कोड है DHUMAN, ये कोड दे रखा है। डिस्कवर्ड मिसिंग आइटम, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं है, इसका कोड दे रखा है। यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है अप्लाई फिल्टर सर्च आइटम,
अप्लाई दिख गया तो फटाफट से इस कोड को सिर्फ सर्कल कर लो कि इसमें से चीजें कटेंगी, ठीक है। हमें कोड पता करना है इसलिए कोड को हमने सर्कल किया है। आगे हमने देखा फाउंड वाटर डेजर्ट सर्च, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं है और इसका कोड हमें दे रखा है, एक ही जगह अप्लाई है, बाकी 3 कोड कट जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा और वही आंसर होगा। तो अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ कोड्स और कोड्स को देखना है। फर्स्ट पे आए BHUMANJUKLOP, क्या कट पा रहा है, यहाँ पे MAN दिख रहा है, यहाँ पे MAN है, काट दो क्योंकि अप्लाई एक ही जगह है। सेकेंड का कोड देखना है सिर्फ GANBHUNUT, अब यहाँ पे NUT है, यहाँ पे NUT है, कट गया। फिर उसने बोल रखा है लास्ट में जाके BUTJUKDER, यहाँ पे DER है, कट गया। सिर्फ एक कोड बचा है क्योंकि अप्लाई कहीं और नहीं था, VAX कोड है आपका अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे बस एक कोड लिख के फटाफट कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। उसने बोला बताओ कितने लोग रो में खड़े हैं, अगर ARMB उन्हीं लोगों में से है, मतलब कुछ लोग उसने बता दिए कि ये हैं, तो बताओ लाइन में कितने लोग खड़े हैं, ठीक है। सबने अगर नॉर्थ में फेस कर रखा है तो पहला स्टेटमेंट उसने दिया है A इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ए की पोजीशन बता दी, लेफ्ट हैंड से अगर जा रहे हो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये एंड है बिल्कुल लेफ्ट, राइट नहीं पता हमें। फिर उसने बोला M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, M सेकेंड टू द राइट में है, तो यहां से राइट में गए, M सेकेंड टू द राइट में है A के, एंड R इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से ही बताया R सेकेंड है तो R यहाँ बैठा हुआ है। अब बताओ यहां से बता सकते हो क्या कितने लोग हैं, हमें नहीं पता M के राइट में कितने लोग हैं, ठीक है। तो यहां से तो अकेले नहीं पता चल पा रहा। सेकंड पे आते हैं, सेकंड में उसने बोला M इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, M फोर्थ है राइट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे M है। अब देखो अब बिल्कुल पता है, एक इंसान की पोजीशन लेफ्ट से भी पता है राइट से भी पता है, बिल्कुल बता दोगे कि कितने लोग हैं। पर क्या याद रखना है, पता है लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि एक इंसान को 2 बार काउंट करते हैं। पर आपको ये याद रखना है फटाफट से यहाँ पे ये नहीं करना कि इन दोनों को देखा और फटाफट गए ऑप्शन में और बोल दिया बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों को मिला के हम उत्तर दे सकते हैं, क्या पता अकेले सेकंड से आंसर निकल जाए, ये कहीं पे जाके आपको राइट से भी पोजीशन दे दे लेफ्ट से भी। पहले चेक करना है इसको कि इंडिविजुअली तो नहीं निकल रहा, अकेले तो सही से आंसर नहीं निकल पा रहा सेकंड से, ठीक है। सो डोंट बी वेरी क्विक, बहुत जल्दी से आंसर ना दे। देखो ओनली 2 पीपल स्टैंड बिटवीन M एंड B, M और B के बीच में 2 लोग हैं, B इज राइट ऑफ M, B राइट में है M के, तो M 2 छोड़ के यहाँ पे B बैठा होगा, ये राइट हैंड है बिल्कुल। अब हमें नहीं पता इसके लेफ्ट में कितने हैं, अब कंफर्म हुई वो चीज, अकेले अकेले तो दोनों से आंसर नहीं दे सकते, पर दोनों को मिला के बिल्कुल बता दोगे क्योंकि एक इंसान की पोजिशन राइट और लेफ्ट है। तो क्या हो जाएगा, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, कहाँ दिखाई दे रहा है, 1 and 2 टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों को मिला के आप आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। अगला सवाल देखो, 9, 45, 90, 450, 900 देखते ही बता दोगे, ठीक है। इंटू 5 दिखाई दे रहा है, फिर इंटू 2 दिखाई दे रहा है, 9 5 45 ना 450, वापस इंटू 2, आगे वापस क्या होगा इंटू 5, 9 5 45, 4500 हो जाएगा, कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें समय बिल्कुल नहीं देना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अब देखो छुपा हुआ है ये, ढूंढ के बताओ जल्दी से। तो देखो ये कहाँ छुपा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, पहले ऐसे ट्रायंगल और रोटेशन अलाउड नहीं है, तो ये आपको 2 जगह ये वाली चीज दिखेगी, ठीक है। बट उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये भी दिख रहा है, बट यहाँ जो है ये वाली जो लाइन है ये आपकी स्ट्रेट है, तो यहाँ तो ये कर्व है, ये गलत हो गया, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो सीरीज का सवाल क्या देख पा रहे हो, ई है, आई है, 5 + 4 9, 9 + 4 13, M और 13 + 4 होता है 17, मतलब 17 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, Q की पोजीशन वैल्यू होती है, Q से स्टार्ट होगा, ये दोनों कट गए, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है हम का क्या देखेंगे, QO QO बिल्कुल थर्ड अलग है, पूरा सॉल्व नहीं करना, जब 3 सेम ही दे रखे हैं तो उन्हें निकालना ही क्यों है। हम जाएंगे अपने थर्ड वाले पे, Z है X है, कितना हुआ 26 - 2 24, 24 - 2 22, 22 - 2 20, T की पोजीशन वैल्यू है T20, तो कहाँ दिखाई दे रहा है, T में दिख रहा है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, जल्दी से बताओ इनइक्वालिटी का सवाल 5 सेकंड में,
एस से जाना है क्यू पे, एस बड़ा है क्या क्यू से, एस यहाँ दिख रहा है, क्यू यहाँ दिख रहा है, एस से जाओगे क्यू से तक, पहले ही लेस देन इक्वल टू आ गया, गलत हो गया, नहीं आ सकता एक भी। अब यहाँ पे ए छोटा है टी से नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे टी बड़ा है क्या ए से, तो टी से जाना है ए तक, टी बड़ा है क्या ए से, नहीं, टी बड़ा या बराबर है, बराबर भी हो सकता है, इसलिए ये चीज हम नहीं बोल सकते, तो एक भी कंक्लूजन सही नहीं है, बी इज द राइट आंसर। अगेन बोल रही हूँ, ऐसे चैप्टर्स में डाउट है जाके पेड में अभी चीजें फ्री हैं, आप जाके बिल्कुल अपने डाउट्स क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको इन सेशन से हेल्प मिल रही होगी। सेशन कैसा लगता है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताया करो, और सेशन को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।